हेलो दोस्तों, मैं अनिरुद्ध एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भगत सिंह क्लासेस पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे भगत सिंह क्लासेस के साथ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, जो कि रहेगा ज्योमेट्री के ऊपर, ज्यामिति के ऊपर। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, है ना, ज्यामिति की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहता है। कई स्टूडेंट्स को इसके अंदर लगता है कि भाई बहुत ही टिपिकल टॉपिक है, बहुत ही टफ टॉपिक है, हमें तो ये समझ में ही नहीं आएगा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। टॉपिक सिंपल है, डुएबल टॉपिक है। बस थोड़ी सी इसके अंदर आपको क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कुछ चीजों का, कुछ थ्योरम्स का, कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो आज उन्हीं पॉइंट्स को लेकर बिल्कुल बेसिक से मैं इसको स्टार्ट करते हुए आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। तो जल्दी से सभी लोग अपनी नोटबुक और पेन अपने हाथ में ले लीजिए। बिल्कुल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जो सटीक चीजें आपको जानने की जरूरत है, वो सब चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जल्दी से सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और सभी लोग जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जब आएगी तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, है ना, ज्योमेट्री की हम बात करते हैं, अपने आप में एक बहुत ही विशाल का टॉपिक है। ठीक है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सा टॉपिक है ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। ऐसा नहीं कि बोरियत हो जाएगी आपको इसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही प्लीजेंट तरीके से आप ये समझेंगे, और एकदम स्मूथ वे में हम यहाँ पर इसको चलाने वाले हैं। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री जो है हम सभी जानते हैं एडवांस मैथ्स का एक पार्ट होता है। एडवांस मैथ सिर्फ और सिर्फ एसएससी बैंकिंग को छोड़ के सभी एग्जाम्स के अंदर पूछी जाएगी। स्टेट एग्जाम्स को अगर छोड़ दें और बैंकिंग को अगर छोड़ दें, तो सभी के अंदर एडवांस मैथ्स पूछी जाती है। और उसके अंदर सभी का क्या होता है, आप बोल सकते हो जो सभी का मुखिया होता है ना, वो ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो एडवांस मैथ्स की जब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी के अंदर। ठीक है, एसएससी के अंदर, एसएससी के अंदर आप चाहे सीजीएल ले लें, सीपीओ ले लें, सीएचएसएल ले लें, या फिर एमटीएस ले लें, किसी का भी एग्जाम हो, ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, पक्की बात है। उसके अंदर कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। अब जब हम बात करते प्री लेवल की, प्री लेवल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, निश्चित रूप से। निश्चित रूप से प्री के अंदर आपको 3 से 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री के एटलीस्ट देखने को मिलने वाले हैं 100%। अब ये तो बात हुई प्री लेवल की। जब हम बात करते हैं मेंस लेवल की दोस्तों, तो मेंस के अंदर 100 में से दोस्तों, 100 में से लगभग 13 से 15 सवाल आपको किसके देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे किसके, आपको देखने को मिलेंगे बेटा ज्योमेट्री के। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखने की, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहां पर इसकी पढ़ाई भी करनी है दोस्तों। अब दोस्तों, मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं ज्योमेट्री के बारे में कुछ और बातें और इंपॉर्टेंट बातें। तो दोस्तों, जब हम ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हमें कुछ बेसिक चीजों का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हम यहां पर आज पढ़ेंगे, तो वो होता है दोस्तों पॉइंट। क्या होता है? पॉइंट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं बिंदु। हिंदी में हम कहते हैं बिंदु। अब बिंदु क्या होता है दोस्तों, वो देखिएगा। बिंदु क्या होता है वो देखिए। ये मैंने आपके सामने एक बिंदु बनाया, ठीक है, ये एक बिंदु है। ठीक है, अब दोस्तों बिंदु की डेफिनेशन क्या होती है? अब आप लोग कहोगे कि सर क्या ये क्वेश्चंस आते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, बट डायरेक्टली नहीं पूछ के इनडायरेक्टली इनके ऊपर सवाल बनता है। अब आप कहेंगे वो कैसे? तो दोस्तों वो इस तरीके से बनता है, आपको कुछ कथन दे दिए जाएंगे बिंदु के बारे में, और आपसे बोल दिया जाएगा कि बताइए बिंदु के बारे में इनमें से गलत कथन कौन सा है या सही कथन कौन सा है। ये सीजीएल के अंदर नहीं होगा, एमटीएस लेवल के जो पेपर्स होते हैं उनके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। अब कई स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आता है कि सर क्या बाकी स्टेट एग्जाम्स में भी ये मिल सकता है? तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग भी हम यहां पर पढ़ने वाले। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जब हम बिंदु की बात करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट होता है, बिंदु क्या है? बिंदु एक तरीके का सर्किल है। क्या है? एक सर्किल है विथ नेग्लिजिबल
रेडियस, ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस, जिसकी जो त्रिज्या हो वो बिल्कुल नगण्य हो, वो क्या हो, बिल्कुल नगण्य हो। ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, हर पॉइंट की एक यूनिक लोकेशन होती है, हर पॉइंट की एक यूनिक लोकेशन होती है ना, हर पॉइंट की एक यूनिक लोकेशन होती है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है ना, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। थर्ड पॉइंट जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, वो होता है कि पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन एक कैपिटल लेटर से किया जाता है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक कैपिटल लेटर से किया जाता है। ठीक है, वो एक कैपिटल लेटर से किया जाता है। आप कहोगे ठीक है सर। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये चीज हमें समझ आ गई, ठीक है, ये चीज भी चलो हमको समझ आ गई, इस चीज के ऊपर हमें अभी भी डाउट है, इस पॉइंट के ऊपर हमें अभी भी डाउट है कि यूनिक लोकेशन किस तरीके से होती है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपके सामने एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, हम जब स्कूल के अंदर ग्राफ प्लॉट करते थे तो कुछ इसी तरीके से होता है। ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी माइनस वाई एक्सिस है और ये आपकी माइनस एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब मैंने यहां पर जैसे कि एक पॉइंट लगाया, मैंने यहां पर एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है, तो अब ये पॉइंट लगा है ना, अभी अगर पॉइंट मैंने यहां पर लगाया है तो इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, इसके कुछ ना कुछ निर्देशांक भी होंगे। हमने बोल दिया कि भैया इसके निर्देशांक है 7,6, यानी कि एक्स एक्सिस में ये 7th पॉइंट के ऊपर है और वाई एक्सिस में 6th पॉइंट के ऊपर है। तो दोस्तों बताओ इसकी लोकेशन यूनिक हुई कि नहीं हुई। अगर मैं इसको हल्का सा भी इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हर पॉइंट का एक फिक्स लोकेशन होगी, यूनिक लोकेशन वो अपनी क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, अपने पास रखता है। बात आ गई समझ में। सेकंड पॉइंट भी अब हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। अब कोई भी पॉइंट होगा दोस्तों तो उसको एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि स्मॉल लेटर से। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं लाइन, रेखा। ठीक है, बिंदु आ गई, रेखा आ गई, देखो, ठीक है, अभी किरण भी आएगी, ठीक है ठीक है। अब रेखा क्या होता है वो देखो, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लगाए, ये मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लगाए, ठीक है। अब इनको मिलाते हुए, इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, तो हमें क्या मिली, एक सीधी लाइन मिली। हमें क्या मिली, एक सीधी लाइन मिली। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लाइन होती है वो कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल होती है दोस्तों, बाई डायरेक्शनल होती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जी बाई डायरेक्शनल क्या है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि दोनों दिशाओं में चलती है, ये दोनों दिशाओं में चलती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब सेकंड पॉइंट जो होगा कि इसके अंदर लेंथ होती है, लेंथ इसमें प्रेजेंट होती है, ब्रेड्थ इसके अंदर यानी कि चौड़ाई इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ लंबाई होगी, चौड़ाई इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है। अब थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा, तो ध्यान रखिएगा इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना तो इसका कोई शुरुआती बिंदु होता है ना, इसका कोई शुरुआती बिंदु नहीं होता है और साथ ही साथ ना ही इसका कोई एंडिंग पॉइंट होता है, ना ही इसका कोई अंतिम बिंदु होता है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप लोगों ने एक बात सोची, एक बात सोची आप लोगों ने कि अगर ये पॉइंट से मिलके बनती है तो अभी तक आपने उसका जिक्र क्यों नहीं किया। तो मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा दोस्तों, लाइन जो होती है, बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं उनका बिंदु पथ होता है जो, ठीक है, उनका जो बिंदु पथ होता है, यानी कि जिस पाथ को वो फॉलो करते हुए पॉइंट्स बन रहे हैं, उन पाथ्स को अगर हम मिला देना तो क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। तो क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि देखो हमने पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन किया कैपिटल लेटर से। अब अगर इसी को हमने नाम दे दिया सी एफ, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल इस लाइन को नाम दिया सी एफ, तो अगर इसका मुझे रिप्रेजेंटेशन करना होगा ना तो मैं कैसे करूंगा, सी एफ और उसके ऊपर एक ऐसा साइन बना दूंगा। तो ये क्या हो गया,
देखते ही पता चल जाएगा, आपको लाइन CF लिखने की जरूरत नहीं, आप ये लिखोगे, आपको अगला जो है देखते ही समझ जाएगा कि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। थर्ड पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट होता है दोस्तों रे, किरण। अब किरण क्या होती है, ठीक है, किरण क्या होती है वो देखो। किरण क्या होती है, ये हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, ये आपकी किरण है, ये आपकी क्या है, किरण है। इसको हमने नाम दिया CF फॉर एन एग्जाम्पल। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो किरण होती है वो क्या होती है, जो किरण होती है वो आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है, वो आपकी क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। अब आप कहोगे कि सर जी यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है दोस्तों जो केवल एक दिशा में चलती हो, है ना। जैसे कि हमने देखा जो लाइन है ना, लाइन दो दिशाओं में चल रही है, लाइन दो दिशाओं में चल रही है, लेकिन रे जो होगी एक ही दिशा में चलेगी। किरण जो होती है, आप सोचो, है ना, मैं आपको यहां पर फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा थोड़े दिनों के अंदर, मैं साइंस की भी क्लासेस स्टार्ट करूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम प्रकाशिकी पढ़ते हैं, जब हम लाइट चैप्टर पढ़ते हैं, तो जो लाइट होती है केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर आगे से आगे बढ़ती रहती है। आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल, तो दोस्तों इसका मतलब वो भी तो किरण ही होती है, तो ये एक ही डायरेक्शन में आगे से आगे चलती रहेगी। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, क्या इसके अंदर लेंथ होती है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल लेंथ तो होगी ही। क्या इसके अंदर ब्रेड्थ होती है क्या, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं दोस्तों, थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, क्या इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्या इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो जी हां बिल्कुल होता है, देखने से पता चल रहा है। क्या इसका कोई एंडिंग पॉइंट होता है, क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर जाकर ये रुक जाती है, तो जी नहीं, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता है। बात आ गई समझ में, आप कहोगे बिल्कुल सर, आप कहोगे बिल्कुल सर, ये चीजें हमें यहां तक समझ आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट होती है दोस्तों लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अच्छा, इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, CF के ऊपर ये एक ऐसा साइन बना देंगे, जिसको कई लोग वेक्टर का साइन भी होता है ना, वेक्टर का साइन भी कुछ इसी तरीके का होता है। ठीक है, ओके। अब हम आगे बात करते हैं लाइन सेगमेंट, जिसे हम बोलते हैं रेखाखंड, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रेखाखंड बोलते हैं। आप कहोगे बिल्कुल। अब रेखाखंड क्या होता है दोस्तों, वो मेरी बात को बहुत आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की। अब उस लाइन के अंदर से हमने क्या किया, एक हिस्सा उसका, ठीक है, उस लाइन के अंदर से उसका एक हिस्सा हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, मान लो ये CF लाइन है और इसका एक टुकड़ा हमने काट के बाहर निकाल लिया, तो वो टुकड़ा कुछ इसी तरीके का होगा। ठीक है, बीच में से निकालेंगे तो ऐसा ही होगा। इसको हमने नाम दे दिया KD, ठीक है, या इसको हमने नाम दे दिया C'F', ठीक है, ये हमने इसको नाम दे दिया। तो दोस्तों ये इसका क्या बन जाता है, रेखाखंड बन जाता है, लाइन सेगमेंट बन जाता है। अब ध्यान रखिएगा, लाइन सेगमेंट जो होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल होता है, एंडिंग पॉइंट बिल्कुल होता है। इसकी जो लेंथ रहती है दोस्तों, लेंथ जो होती है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, यानी कि एक निश्चित इसकी क्या होती है, लंबाई रहती है। और किसी भी के अंदर, आप चाहे किरण ले लो, आप चाहे रेखा ले लो, आप चाहे कुछ भी ले लो, उसके अंदर उनकी किसी की भी लेंथ फिक्स नहीं रहती है, लेकिन रेखाखंड की लाइन सेगमेंट की लेंथ हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। आप कहेंगे ओके सर, ठीक है, ओके। अब अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा, C'F' और उसके ऊपर एक सिंपल सी लाइन खींच देंगे, बस खत्म। तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, बिल्कुल बेसिक बेसिक जानकारी हमने इसके बारे में ली। अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये आपको इसलिए बताया ताकि आने वाली जो चीजें हैं उनके अंदर आपको कहीं पर भी हल्की सी भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं हमारा जो पहला टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है हमारा ट्राइंगल, हिंदी में जिसे कहा जाता है त्रिभुज।
हिंदी में इसे कहा जाता है त्रिभुज। त्रिभुज कह लो, त्रिकोण कह लो, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। आप कहोगे ठीक है सर, कुछ भी कह देंगे। तो जब हम बात करते हैं ना ट्राइंगल की, जैसे कि मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल यहां पर ड्रॉ किया, एक सेकेंड, ये ट्राइंगल हमने एक बनाया, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया। आप कहोगे बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो ट्राइंगल होता है ना वो सबको समान दृष्टि से देखता है कि भाई मेरे लिए तो सबके सब बराबर हो, मेरे लिए कोई भी ज्यादा जिसको मैं वेटेज नहीं दूंगा, मेरे लिए सब बराबर है। देखिए कैसे, ट्राइंगल के अंदर हर चीज तीन होती है। कितनी होती है? हर चीज तीन होगी। आप देखें सबसे पहले इसकी साइड कितनी है? तीन है। भुजा कितनी है? तीन है। इसके अंदर एंगल कितने हैं? कोण कितने हैं? तो आप देख पा रहे हैं ए बी सी, तीन एंगल है। इसके एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है इसकी हाइट या फिर ऊंचाई, वो भी तीन होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके परपेंडिकुलर की, है ना, परपेंडिकुलर का मैं साइन बना देता हूं, ठीक है, परपेंडिकुलर, वो भी तीन होंगे। फिर हम बात करते हैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, वो भी कितने होंगे? तीन होंगे। फिर हम बात करते हैं दोस्तों फिर हम बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है लंब समद्विभाजक। ये सभी इसके अंदर क्या होंगे? तीन 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 ही होंगे, है ना, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। बात आ गई समझ में? आप कहेंगे बिल्कुल सर हमें बात समझ आ गई। अब दोस्तों मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ कि ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है, कि भाई इसकी परिभाषा क्या है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाएगी? ट्राइंगल कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी, राइट, है ना। द फिगर एनक्लोज्ड बाय थ्री साइड्स इज नोन एज ट्राइंगल, हम सभी जानते हैं। अब ये इसके, अच्छा, इसके अंदर वर्टेक्स भी तीन होते हैं। अब वर्टेक्स क्या होता है भाई? वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। शीर्ष कितने? पहला, दूसरा, तीसरा, तीन शीर्ष इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। सारी की सारी चीजें तीन ही है बेटा, देख लो, आप खुद भी देख पा रहे हो, ठीक है। अब सबसे पहले हमने देखा कि भाई ये क्या है? एंगल ए, ये क्या है? एंगल बी, ये क्या है? एंगल सी, ये क्या है? एंगल सी। आपने कहा बहुत बढ़िया, आपने कहा बहुत बढ़िया। एंगल ए के सामने की साइड को हमने नाम दिया स्मॉल ए, एंगल बी के सामने की साइड को हमने नाम दिया स्मॉल सी, और एंगल सी के सामने की साइड को नाम दिया हमने स्मॉल सी। आप कहोगे बिल्कुल, आप कहोगे बिल्कुल सर, कोई भी इसके अंदर दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं, ये तो चीजें हमें समझ आ गई। अब देखिएगा मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूं बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस ट्राइंगल की हाइट क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी कि एक लंब खींचा, यानी कि हमने क्या किया? एक लंब खींचा। तो ये इसका क्या हो गया? लंबवत हो गया। तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको इजीली ध्यान रहेगा। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी। आप कहोगे ठीक है सर। अब हमने क्या किया, ठीक है, अब हमने इस जो लाइन खींची इसको नाम दे दिया H1। क्या नाम दिया? H1 नाम दे दिया, हाइट। इसी तरीके से अगर हम पॉइंट बी से, वर्टेक्स बी से इसकी जो सामने वाली भुजा है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो मान लो ये किस पे काट रहा है? पॉइंट ई के ऊपर काट रहा है, पॉइंट ई के ऊपर ये काट रहा है। इसको हमने नाम दे दिया H2। क्या नाम दे दिया? H2 नाम दे दिया, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। अब जो वर्टेक्स सी है, यहां से हमने इसके सामने वाली साइड के ऊपर क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। थोड़ा सा आप इसको देख लेना, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल 90 डिग्री है। ये कितना? इसको नाम दे दिया हमने H3। तो आपने एक चीज नोटिस की कि एक ही ट्राइंगल के अंदर तीन एल्टीट्यूड हमको मिल गए, तीन हाइट हमें मिल गई, तीन ऊंचाइयां हमें मिल गई, लेकिन
तीनों के वर्टेक्स अलग है, तीनों के शीर्ष अलग अलग है। अगर मैं ए से बात करता हूं, वर्टेक्स ए से बात करता हूं तो इसकी हाइट कितनी है, h1 है। वर्टेक्स बी से बात करता हूं तो इसकी हाइट कितनी है, h2 है। वर्टेक्स सी से बात करता हूं तो इसकी हाइट कितनी है, h3 है। आप कहेंगे बिल्कुल सर सही बात है, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं ना कि बताओ इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, है ना, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो हम सभी जानते हैं कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। आप कहोगे बिल्कुल, मैं भी कहूंगा बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों अगर इस पॉइंट ए से हम बात करते हैं, इस पॉइंट ए को, वर्टेक्स ए को, शीर्ष ए को हमने रेफरेंस माना, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये रे, ठीक है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं बेस कितना हो जाएगा ए, हाइट कितनी है h1, हाइट कितनी है h1, ये लो भैया जिसकी हाइट आ गई। तो इसका एरिया क्या बन गया ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का एरिया क्या बन गया 1/2 a इंटू h1, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर फिर अगर आपको ए से ही लेना था तो आपने बी और सी से क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, क्यों आपने लंब खींचा, तो आप बी और सी से भी निकाल सकते हो, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो रेफरेंस पॉइंट है उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने अभी ए से लिया, अब हम बी से बात कर लेते हैं। तो बी के सामने वाली साइड कौन सी है भैया, बी है, ये लो स्मॉल बी, 1/2 सबके आगे लगेगा ही लगेगा बी, और हाइट कितनी है भैया इसकी h2, ये लीजिए ये h2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सी के लिए बात करोगे तो 1/2 CH3, ये देखो ये बन गया। तो आपने एक चीज नोटिस की कि चाहे आप वर्टेक्स ए से इसका एरिया निकालो, चाहे वर्टेक्स बी से इसका एरिया निकालो, चाहे वर्टेक्स सी से इसका एरिया निकालो, तीनों ही केसेस के अंदर इसका एरिया फिक्स्ड ही रहेगा। आप कहोगे बिल्कुल ये तो बात सही है। तो दोस्तों मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे? आप कहोगे बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला मेरे दोस्तों कि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना, कभी भी बदलेगा नहीं, हमेशा नियत बना रहेगा। आप कहोगे हाँ यार ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। तो बेटा अगर मैं कांस्टेंट की जगह इसको बोल दूं 1, इसको हमने बोल दिया 1, क्या फर्क पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कांस्टेंट की जगह 1 लो, 2 लो, कुछ भी लो, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए बस, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो 1/2 1/2 1/2 सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या हम ये बोल सकते हैं AH1 इज इक्वल्स टू BH2 इज इक्वल्स टू CH3? आप कहोगे बिल्कुल, एंड इट इज इक्वल्स टू 1, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। आप कहोगे हाँ यार ये तो बात सही है। तो दोस्तों अगर मैं अब आपसे बोलूं कि आप A, B और C इन तीनों का रेशियो आपको बताना है, तो रेशियो क्या बन जाएगा, सिंपली 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3, ये इसका क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना। एसएससी के अंदर डायरेक्ट इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जामिनर आपको साइड्स का रेशियो दे देगा और आपसे हाइट का रेशियो पूछेगा, ठीक है। तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर देना है, उसका उल्टा कर देना है, आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी साइड्स का रेशियो अगर आपको दे रखा है तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट का रेशियो भी आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। आप कहोगे हाँ ठीक है समझ रहे। इसी तरीके से अगर आपको हाइट का रेशियो दे रखा है तो क्या आप साइड्स निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। H1 रेशियो H2 रेशियो H3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C, ये इसका दूसरा रिलेशन हो गया। आप कहोगे हाँ भाई ये बात भी हमें समझ आ चुकी है, इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम वाली चीज ही नहीं है। बताओ यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हुई क्या, किसी भी स्टूडेंट को, है ना। गाइज एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी होती है ना किसी भी टॉपिक को समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हो।
ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर भी मैं शो कर दूंगा, अपनी मेल आईडी भी मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। जिस भी स्टूडेंट को किसी भी चीज को लेके, है ना, क्वांट्स का, एटलीस्ट क्वांट्स और साइंस का मैं बता देता हूं, है ना, आपको कोई भी तरीके का डाउट हो, आप मुझे वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे वहां पर मेल कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। बस ध्यान ये रखना है कि आप अपना नाम, नाम तो चलो मेल के अंदर आ ही जाता है, क्योंकि कई लोग अपनी मेल आईडी भी ऐसी बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे नाम से कि पता भी नहीं चलता भाई कौन है। तो आप अपना नाम वहां पर जरूर लिख दें, और आपको ये भी लिख देना है कि भैया आपको ये जो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं वो आपको नंबर कहाँ से मिला है, यूट्यूब चैनल से मिला है। ठीक है, तो इससे हमारे लिए थोड़ी सी कंपैरेटिवली इजी हो जाता है उनको रिप्लाई करना। ठीक है, ओके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जी, आपने ट्राइंगल शुरू किया, ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें भी हमने समझी उसके बारे में, तो अब हमें ये तो बताओ कि ट्राइंगल होते कितने तरीके के हैं। है भाई, ट्राइंगल होते कितने तरीके के हैं? तो देखो दोस्तों, सिंपल सी चीज है, ट्राइंगल जो होता है ना, इसको दो पार्ट्स के अंदर, दो बेसिस के ऊपर हम बाइफरगेट कर सकते हैं, दो तरीके से हम उसको बांट सकते हैं। कैसे, वो सुनिएगा। सबसे पहला तरीका होता है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। दूसरा तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पर। अब आप कहोगे बिल्कुल दो तरीके हो गए। अब दोस्तों सबसे पहले अगर हम एंगल की बात करते हैं, एंगल की बात करते हैं, फिर हम साइड की भी बात करेंगे। सबसे पहला इसके अंदर होता है, एंगल्स के अंदर, एंगल्स के अंदर होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसे हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, आप कहोगे ठीक है भाई, आप कहोगे ठीक है भाई। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? ऐसा त्रिभुज जिसके सभी एंगल्स क्या होते हैं, जो उसका सबसे बड़ा एंगल होता है। जैसे कि मैंने आपके सामने ये एक ट्राइंगल बनाया, ये एक ट्राइंगल बनाया हमने, पी क्यू आर। ठीक है, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया। तो दोस्तों इसका ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा इसका सबसे बड़ा एंगल है। तो ये थीटा एंगल किसके बीच में लाया करेगा? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में। यानी कि 0 डिग्री से तो क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। आप कहोगे ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है बाबू? देखो, समकोण त्रिभुज, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, आर एस टी। अब समकोण यानी कि राइट एंगल है, यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ा एंगल होगा ना, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ा एंगल होगा, इट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ठीक है, आप कहोगे ठीक है भाई, ये चीज भी हमें समझ आ गई। थर्ड और लास्ट जो पॉइंट होता है ना, वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, वो देखो।
ठीक है, अब ये हमने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी। अब ये जो इसका सबसे बड़ा एंगल है ना, तो दोस्तों ये किसके बीच में लाया करेगा वो देख लो, है ना। वो किसके बीच में लाया करेगा, थीटा इट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, ये हमने तीन टाइप के ट्राइंगल्स जो होते हैं वो हमने यहां पर पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर। अब साइड के आधार पर हम नेक्स्ट स्लाइड पे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, साइड के आधार पर, भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर भी दोस्तों जो ट्राइंगल होता है ना वो तीन टाइप के ही होते हैं। पहला टाइप होता है दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समबाहु समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या है भाई, ये क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती, आपस में बिल्कुल बराबर होती है, जिसकी सारी की सारी भुजाएं आपस में क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है। कुछ इस तरीके से, अगर ये ए है, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। अब दोस्तों इसको हमने नाम दे दिया ए बी और सी, ए बी और सी, ये हमने इसको नाम दे दिया। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, कोई इसके अंदर दिक्कत ही नहीं है, कोई इसके अंदर दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब दोस्तों मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, आप अगर अपने सामने कोई घर लेते हो, आप कहीं पर एक हॉस्टल में रहते हो, तो आप ऐसा ही हॉस्टल देखोगे ना कि जिसकी खिड़की एक ऐसी जगह खुले जो चीज आपको देखने में अच्छी लगे। ठीक है, जो चीज आपको देखने में अच्छी लगे। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई आपकी पसंद कुछ और है और आपके सामने दिख कुछ और रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो दोस्तों एक सिंपल सी चीज है, इससे मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये एंगल ए है ना, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, इस एंगल ए के सामने वाली भुजा ए है, इस एंगल बी के सामने वाली भुजा ए है, इस एंगल सी के सामने वाली भुजा ए है। तो इसका मतलब क्या है, इन सबकी पसंद एक जैसी है, इन सबकी पसंद एक जैसी है। तो बेटा ध्यान रखना कि अगर कोई भी किसी एंगल के सामने वाली भुजा अगर बराबर होती तो वो एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जैसे कि एंगल ए के सामने वाली भुजा ए है, एंगल बी के सामने वाली भुजा भी ए है, तो ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। बात आई समझ में। और यहां पर तो सभी इक्वल है, तो ये लो भाई सिंपल, ये तो सभी की सभी बराबर हो गई, तभी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज बनेगा। समझ रहे हो। अब दोस्तों हम सभी एक चीज जानते हैं कि जो ट्राइंगल होता है ना उसके इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ए बी और सी, ठीक है, इनका टोटल सम कितना होता है, आप सभी को पता है 180 डिग्री। आप सभी को पता है दोस्तों कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। बिल्कुल सही बात है, 180 डिग्री ही होता है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सारे के सारे एंगल बराबर है, ये सारे एंगल बराबर है, तो प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। आप कहोगे बिल्कुल सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल, जो कि होता है दोस्तों आइसोसीलस ट्राइंगल। जिसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है, तो वो देखो दोस्तों, ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल हो, ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल हो। ठीक है, ट्राइंगल बड़ा बेकार सा बन रहा है ये कुछ इस तरीके से ए बी और सी। अब इसकी दोस्तों आपको देखने से ही पता चल रहा है कि दो साइड्स इक्वल है, ए और बी। ठीक है, केवल दो साइड्स ही इक्वल है, तीसरी साइड इक्वल नहीं है भाई, ध्यान रखना। तो दोस्तों मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ कि यहां पर कौन कौन सी साइड इक्वल है, ए बी और ए सी। दोस्तों
साइड ए बी, भुजा ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, तो साइड ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है? सी। साइड ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है? बी। आप कहोगे हाँ ये तो बात सही है। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एंगल बी किसके बराबर है? एंगल सी के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है? एंगल सी के बराबर है। यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगी। ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगी बेटा? बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। थर्ड टाइप का ट्राइंगल जो होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल। हिंदी में इसे बोला जाता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। अब ये क्या होता है भाई? विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है भाई विषम बाहु त्रिभुज क्या है? विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है ना दोस्तों, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो, विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है ना। जैसे कि देखो, इसको हमने नाम दे दिया, क्या दे दो नाम? कुछ भी दे दो यार, सी डी ई दे दो, कोई ना, ठीक है, सी डी ई। अब ये साइड, ये साइड, ये साइड है ना, ये एंगल सी है, ये एंगल डी है, ये एंगल ई है। क्या कोई भी साइड इक्वल दिख रही है क्या आपको? क्या कोई भी साइड आपको इसके अंदर इक्वल दिखाई दे रही है क्या? आप कहोगे नहीं, कोई भी साइड इक्वल नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एंगल आपस में बराबर नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू ईच अदर। बात आ गई समझ में? ठीक है, बात आ गई समझ में बेटा? आप कहोगे बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज हमें समझ आ गई। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में, रे के बारे में और लाइन सेगमेंट के बारे में। फिर हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, है ना। और मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप बहुत ही अच्छे से अपने नोट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक ट्राइंगल है ना बेटा, है ना, एक ट्राइंगल होता है ना, उसके सभी एंगल्स का जो इंटीरियर एंगल्स की मैं बात कर रहा हूं, इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं भाई। तो यार प्रैक्टिस छूट गई है तो बड़ी, अब ये एक ट्राइंगल हमने बनाया, ए बी और सी। ये ट्राइंगल ए का वर्टेक्स, ए का एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी। ठीक है, ये एंगल सी। आप कहोगे बहुत बढ़िया, आप कहोगे बहुत बढ़िया। अब दोस्तों इन सभी का जो सम है, ए प्लस बी प्लस सी, किसके बराबर है? 180 डिग्रीज के। किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो दोस्तों अब मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखूं, है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, है ना। एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसके ऊपर मैं आपको बहुत ही तगड़े लेवल के सवाल करवाने वाला हूं, मेंस लेवल तक के। ठीक है, देखो मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस लिखता हूं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अब मैंने आपको ऑप्शंस दिए, फॉर एन एग्जाम्पल 7:3:8, 8:1:9, 6:2:5 and 9:5:4। अब ये मैंने आपको चार ऑप्शंस दिए हैं। अब आपको ये बताना है कि इनमें से, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कोई एक ट्राइंगल नहीं बना सकता, जो कोई एक ट्राइंगल नहीं बना सकता।
अब आपको होगी कि भाई ये कैसे नोटिस करें, ये कैसे नोटिस करें। तो देखो इन सभी ऑप्शंस को देखो, 7 और 3 10 और 8 18। ठीक है भैया, क्या 18 जो होता है 180 को डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, तो यानी कि ये तो हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि 180 को डिवाइड करने के बाद 7 का रेशियो कितना आ जाएगा, 7 रेशियो विल बी इक्वल्स टू 70, 3 रेशियो विल बी 30, 8 रेशियो विल बी 80। ठीक है, सॉरी, है ना, तो भाई ये तो बन नहीं सकता। 8 1 और 9 इनका भी टोटल 18 हो रहा है, इनका भी टोटल 18 हो रहा है, तो ये भी कोई ना कोई वैल्यू बनाएगा। 9 5 और 4 ये भी टोटल 18 बना रहा है, ये भी कोई ना कोई वैल्यू बनाएगा। बस यहां पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है 6 2 और 5, कितना बन रहा है 8 और 13। 13 180 को डिवाइड नहीं कर सकता, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है यार, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब यहीं पर एक सवाल और पूछूं मैं आपसे, है ना, कंसेप्ट समझ आ गया आपको इसका, आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया, आप कहोगे बिल्कुल। अब मैं आपके सामने कुछ एंगल्स लिखता हूं, आप मुझे बताइएगा 59 डिग्री, 61 डिग्री, 59 और 61 और 60 डिग्री। ठीक है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं 75 डिग्री, 55 डिग्री, है ना, 75 डिग्री, 55 डिग्री और 50 डिग्री। तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा 90 डिग्री, 60 डिग्री। चौथा सवाल मैंने आपसे पूछा 91 डिग्रीज, ठीक है, 91 डिग्रीज, 19 डिग्रीज, है ना, और 70 डिग्रीज। अब आपको मुझे बताना है कि भैया ये कौन कौन से ट्राइंगल आपके सामने हैं, ये कौन सा ट्राइंगल होगा, ये कौन सा ट्राइंगल होगा, ये कौन सा ट्राइंगल होगा और ये कौन सा ट्राइंगल होगा। तो दोस्तों मैंने आपको कैसे बताया था कि कोई भी ट्राइंगल आपको देखना हो कि भैया ये कौन सा ट्राइंगल है, कुछ ना करें, उसका सबसे बड़ा एंगल देखें। इसका सबसे बड़ा एंगल 61, 0 से 90 के बीच में आ रहा है, 0 से 90 के बीच में आ रहा है, और 0 से 90 के बीच में कौन सा ट्राइंगल आता है, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज आता है ना। तो ये सवाल आपका फिक्स हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर देखो सबसे बड़ा एंगल 75, 75 भी 0 से 90 के बीच में है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, अक्यूट एंगल ट्राइंगल ही हो जाएगा। ये भी कैसा हो जाएगा दोस्तों, अक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। आप कहोगे हाँ बात तो सही है। यहां पर देखो सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री, तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। देखते ही इसके अंदर तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर दोस्तों एक ट्राइंगल आपको दे रखा है 91, 19 और 70, 91, 19 और 70। तो इसके अंदर आप मुझे बताओ कि सबसे बड़ा एंगल 91 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा। आप कहोगे हाँ बन तो जाएगा, बन तो जाएगा। तो बस यही तो करना था, यही तो करना था बेटा, है ना। सभी चीजें क्लियर हुई आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं, जो कि आपको खुद से करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताना है, ठीक है। मैं यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं और आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन एक ट्राइंगल नहीं बना सकता। मेरी बात आपको समझ आई, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा 6 रेशियो 2 रेशियो 4, यहां पे हमने लिखा 7 रेशियो 3 रेशियो 5, यहां पर हमने लिखा 6 रेशियो 9 रेशियो 6, ठीक है। यहां पर हमने लिखा 7 रेशियो 2 रेशियो 9। अब ये हमने लिखा, या फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 9 रेशियो 2 कर लो, ठीक है। अब आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, एक ट्राइंगल का निर्माण नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए बी सी डी, इन चारों में से आपको अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है,
ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर बताना है। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, देखो आपका खुद का चैनल है, आपका अपना चैनल है दोस्तों, तो भाई जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो यार। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो एक बार सब्सक्राइब कर लो, है ना, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है हमें। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को करो लाइक, है ना, वीडियो को करो लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो बेटा, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। आप मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों, है ना, डेफिनेटली मैं भी आपको उतना ही सपोर्ट करूंगा या उससे ज्यादा ही सपोर्ट करूंगा। ठीक है, ठीक है, आपका अपना चैनल है, सभी सब्जेक्ट के मैं यहां पर आपको कंटेंट देने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, तो बस ध्यान रखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। आने वाले सेशंस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मैं आपको अभी से बता देता हूं। ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज जो होती है उसकी हम शुरुआत करेंगे। ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज होती है, उन तीनों को ही हम यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो भाई आने वाली क्लासेस के अंदर बहुत सारा कंटेंट आपको यहां पर मिलने वाला है। तो भाई सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस यहां पर ना होने पाए। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, बाय बाय गाइस।